हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सेशन की करें शुरुआत उससे पहले 19 दिसंबर को हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया करते हैं, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। अच्छा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भी है, आप सबको पता होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है ना गोवा है, 1 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन सा है? 2 नंबर पे सिक्किम राज्य आता है, ठीक है ना। सिक्किम राज्य जो है ना सबसे छोटा है 2 नंबर पे। 3 नंबर पे कौन सा है? 3 नंबर पे इसमें त्रिपुरा है। 4 नंबर पे कौन सा है? 4 नंबर पे इसमें जो है ना वो नागालैंड है। देखो, गोवा है, सिक्किम, एस फॉर सेकंड, एस फॉर सिक्किम, त्रिपुरा, तिरुपुरा, तिरु तिरु मतलब 3 हो गया, तो ऐसे 3 पे हो गया। ये नागालैंड, NAGA, नागा, नागा में 4 वर्ड आ रहे हैं, तो नागालैंड चौथे नंबर पे हो गया। ये सबसे छोटे राज्य हैं। अच्छा, बड़े राज्य भारत के सबसे कौन है? पहले नंबर पे सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, ध्यान रखना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ मैप में आप। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे आता है MP, आता है मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। और फोर्थ नंबर पे जो है ना वो आता है कौन सा? यूपी आता है, यूपी। यूपी हालांकि पॉपुलेशन में टॉप है, सबसे सबसे ज्यादा इंडिया में पॉपुलेशन, इवन 25 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है इसकी। और सबसे कम पॉपुलेशन इंडिया में किसकी है? वो सिक्किम की है, आपकी सबसे कम पॉपुलेशन में। यूटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? तो यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली जो है ना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी। और सबसे कम लिस्ट पॉपुलेटेड कौन सा है? वो है लक्षद्वीप, सबसे कम पॉपुलेशन वाला लक्षद्वीप है। और एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा जो है ना वो है लद्दाख है। और एरिया वाइज सबसे छोटा जो है ना वो कौन सा है? वो लक्षद्वीप है, ठीक है। चलो, तो गोवा भारत, अच्छा, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, आपको याद होगा। 20 मई को सबसे पहले पुर्तगाली आया था। 20 मई 1498 को जो है ना पुर्तगाली आए थे। और सबसे लास्ट में गए थे, सबसे लास्ट में पहले आए और सबसे लास्ट में गए थे पुर्तगाली। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले आया था वैसे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है ना, वो कौन सा राज्य बना है? वो राज्य बना है गुजरात राज्य बना है। सेमीकंडक्टर कोई प्लांट लगाता है ना तो उसको 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी उसकी जो है ना वो बेसिकली फ्री कर दी जाएगी। कोई स्टाम्प रजिस्ट्रेशन फीस यानी कि पंजीकरण शुल्क है वो भी नहीं लगेगा। और इसके अलावा आपको याद हो तो टाटा जो है ना, टाटा ग्रुप, ये गुजरात के एक तो धोलेरा, गुजरात की एक तो धोलेरा है और एक है साणंद। गुजरात के धोलेरा और साणंद, यहाँ पे सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है ना लगा रहा है। हालांकि आसाम में भी लगा रहा है, लेकिन ये गुजरात के 2 जगहों पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है, ठीक है। हाल ही में वन और वन्य जीव के अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS ने जिला प्रशासन को किस नेशनल पार्क के निकट अवैध निर्माण और उनकी वर्तमान स्थिति के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तो ये है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना मार्च 2024 में नेशनल पार्क के आसपास जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है यानी कि प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें अवैध निर्माण हो रहा था। उनकी गतिविधि की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया था। ये जांच में पाया गया कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क के आसपास फरूख नगर क्षेत्र में कई अवैध कॉलोनियां हैं वो विकसित की जा रही है। और ये यहाँ का ना एक सेंसिटिव जोन है, संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे इकोसिस्टम वाला जो जोन है, यहाँ पे कुछ भी आप निर्माण करते हो तो वो एक बेसिकली मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। सर, क्या ही दिक्कत है? देखो, नेशनल पार्क होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु तो उनकी लाइफ डिस्टरबेंस होती है। थोड़े दिन पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ाया होगा आप लोगों को, कलेसर नेशनल पार्क के अंदर, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य वाले क्षेत्र के अंदर जो ना 4 बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे थे। उन बांध के निर्माण पे भी सरकार ने रोक लगाई थी कि वहाँ के जो पारिस्थितिक तंत्र है, वहाँ का बायोस्फीयर है, उसमें जीव जंतु है, उनको इससे जो है ना मानवीय हस्तक्षेप के कारण डिस्टरबेंस होगा। तो ऐसे ही है, अवैध निर्माण है। क्योंकि आप ये देखो, डेवलपमेंट हम कर रहे हैं ये बात ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट कैसे करते हैं? डेवलपमेंट हमेशा हमेशा जो है ना वो वृक्ष काट के ही होते हैं, पेड़ पौधे जो है ना वो खत्म करके ही किया जाता है। जब पेड़ पौधे खत्म हो गए तो उसके अंदर रहने वाला जो हैबिटेट है, उसके अंदर रहने वाला जो जीव जंतु है वो खत्म हो जाएगा, मतलब प्रजातियां खत्म हो जाएगी। तो इस चीज को रोकना जरूरी है।
तो नियमों का पालन करना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है, इसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे जानकारी दी गई है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ पे अभी रिसेंटली एक पक्षी भी देखे गए थे, मैंने आपको एक करंट अफेयर पढ़ाया भी था। और इसके अलावा यहाँ पे प्रवासी स्थानीय पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इवन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं इसके लिए। यहाँ प्रवासी पक्षी यानी कि माइग्रेंट बर्ड जो ना सितंबर में आना स्टार्ट हो जाते हैं, मार्च अप्रैल तक यहाँ पे रहते हैं। गर्मियों में और मानसून के महीनों में ये पार्क जो है ना कई सारे यहाँ के जो स्थानीय पक्षी है यहाँ पे निवास करते हैं। 1971 में सुल्तानपुर झील 1.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और पंजाब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 8 के तहत इसको अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। 1991 के अंदर जो है ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको एक नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। और ये पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है और दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, गुरुग्राम से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे स्तनधारी यानी कि मैमल्स पाए जाते हैं, काला हिरण है, नीलगाय है, हॉन्ग हिरण है, सांबर है, तेंदुआ है, ये पाए जाते हैं। बर्ड्स में साइबेरियन क्रेन है, ग्रेटर फ्लैमिंगो है, इसके अलावा जो है डेमोइल क्रेन है, ये यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, अभी गुरुग्राम को आप मिलेनियम सिटी कहीं आपने सुना होगा, इवन मैंने भी करंट अफेयर में कई बार बताया होगा। इसको अभी रिसेंटली बोर्ड ने जो है ना और कोर्ट ने भी कहा है कि मिलेनियम सिटी कहना कहाँ तक उचित है। मिलेनियम जैसी सुविधा आप दे रहे हो, यहाँ का पॉल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप झूठा नाम क्यों ले रहे हो। ऐसे तो या तो मिलेनियम सिटी बनाइएगा, या जो मिलेनियम सिटी नहीं बना हुआ है तो मिलेनियम सिटी कहिएगा मत। ये भी इसके कारण चर्चा में था थोड़े दिनों से। अभी वैसे विकसित तो बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी यहीं पे ही है आपका। इवन एक क्वेश्चन और भी है गुरुग्राम का आपका, ये रहा, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय किस जिले में है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोकेटेड। तो इसका हेडक्वार्टर भी हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये क्वेश्चन आज इसलिए है, देखो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ना, इसके सीईओ का नाम पंकज जत्थर है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 1981 के अंदर हुई थी। एक तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अभी 2 दिसंबर साल 2024 को ही 24वां एक डे सेलिब्रेट किया गया था, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस सेलिब्रेट किया गया था। दुनिया भर के अंदर ही सेलिब्रेट किया गया था ये। और ये दिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी तक दुनिया भर में पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है। 2001 में इसको जो है ना वो NIIT की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। और पहली बार इसे मतलब 2 दिसंबर साल 2001 से जो है ना वो सेलिब्रेट किया गया है। इंडिया में कोई डिजिटल मिशन है, एक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन है। इसको चलाता है METI डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है ना हमारा, ये चलाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट चलाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से एजुकेशन देने के लिए एक डिजिटल साक्षरता मिशन स्टार्ट किया है। और इसका लक्ष्य ये है कि हर एक घर में लगभग एक व्यक्ति तो एटलीस्ट वो ही हो जिसको एजुकेशन हो डिजिटल वाली एक। और इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र घर से एक व्यक्ति को पढ़ाकर लगभग 40% ग्रामीण घरों तक ऐसे पहुंचना है। इसमें 14 से 60 वर्ष की उम्र में लगभग केवल एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देने के लिए चुना जाएगा, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, अंत्योदय परिवार, कॉलेज छोड़ने वाले, या जो बेसिकली अडल्ट साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने वालों को स्कूल में कंप्यूटर या ICC ट्रेनिंग के बिना, और क्लास 9 से 12वीं तक स्कूली छात्रों को, इन सभी को जो ना बेसिकली इसके अंदर वो दिया जाएगा, आपका प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। और ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2017 में इस पहल की शुरुआत की गई थी। एक मिशन और भी है भारत में ऐसा ही, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, नेशनल डिजिटल लर्निंग मिशन है आपका। तो ये डिजिटल साक्षरता मिशन दिशा या नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन जो है ना, इस योजना का उद्देश्य है भारत के सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या आंगनवाड़ी या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इन सभी को राशन डीलर सहित लगभग 52.5 लाख लोगों को IT ट्रेनिंग देना। ये भी METI डिपार्टमेंट ने ही लॉन्च किया था। एक परियोजना भारत नेट भी है, इसको BSNL चलाता है, BSNL के अंडर आती है वैसे तो, पर इसको भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जो 25 फरवरी 2012 को लॉन्च की गई थी कंपनी एक्ट 1956 के तहत। 25 अक्टूबर 2011 को भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहल को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसका नाम भारत नेट कर दिया गया था। और 2016 तक जो है ना दूरसंचार आयोग के 3 चरणों में इसके कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई।
इसमें क्या है, गाँवों के अंदर ऑप्टिकल फाइबर या हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना इसका टारगेट है। और जहां दूर दराज इलाकों में भी ब्रॉडबैंड की सुविधा, मतलब बीएसएनएल की ऑप्टिकल फाइबर से ब्रॉडबैंड की सुविधा देना इसका सीधा सीधा काम है या टारगेट है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नए प्रशासनिक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा की गई है? ये घोषणा पंचकुला के अंदर की गई है। इसका उद्घाटन नानकपुर में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे उद्घाटन और भी हुए हैं, जैसे नानकपुर में 132 केवी और 66 केवी सब स्टेशन, नानकपुर में जो है ना खुहवाला वाली नदी पर पुल, गांव नाला डखरोह में जो है ना बेर घाटी नदी का पुल, पिंजौर में नए प्रशासनिक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स निर्माण की घोषणा, हिमाचल प्रदेश से कालका में 2 जो प्रवेश मार्गों पर स्वागत द्वार बनाए जाएंगे, मोरनी शिवालिक एरिया में नए पानी के टैंक चेक डैम का निर्माण होगा, खराब स्थिति वाले स्कूलों की मरम्मत करवाई जाएगी। ये अभी रिसेंटली कालका वासियों को सौगात दी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा। इसके अलावा गौ संरक्षण पे भी सरकार ने कहा है, हरियाणा में गौशालाओं को चारों के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसको 5 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। श्रवण कुमार गर्ग जो है ना गौ सेवा आयोग के अभी चेयरमैन है हरियाणा में। कुछ क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन के लिए है, जैसे हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने नदी के बहाव से होने वाले कटाव की रोकथाम के लिए वर्टिकल प्लेट सिस्टम विकसित किया है? ये किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, हरियाणा के अंदर, ये महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है। साल 2009 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा राजभवन एक दृष्टि नामक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किसने किया? ये बंडारू दत्तात्रेय ने किया। ये हरियाणा के राज्यपाल है। हरियाणा के में पराली जलाने की समस्या को निपटने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई, इसका नाम है स्टेट स्पेसिफिक स्कीम। हरियाणा के 21वें विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? हरविंदर कल्याण बने हैं। परिवहन मंत्री कौन बने? हरियाणा के अनिल विज बने हैं। लड़कियों और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक नए रेडियो स्टेशन का प्रसारण किया गया है, इसका नाम है मारी लाडो रेडियो स्टेशन। एससी वर्ग के 20% आरक्षण में से कितने परसेंट एससी की 36 वंचित जातियों को मिलेगा? 10%। उप कोटा बनाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी है हरियाणा की? आरती राव। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ उद्योग अरावली कंपनी है उसमें, मतलब पानी बचाने के मामले में सबसे बेस्ट इंडस्ट्री के रूप में सम्मानित किया गया। भारत में ओडिशा राज्य है जो सबसे अच्छा राज्य है पानी बचाने के मामले में। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा का स्थान 5वां आता है। और गेहूं का एमएसपी हरियाणा सरकार ने 2425 रुपये कर दिया है। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में पवन मल्होत्रा को किस हरियाणवी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है? फौजा के लिए। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं कि हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन बने हैं, इसका जवाब मुझे दीजिएगा आप लोग अपने होमवर्क में। कल फिर मिलूंगा मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे।